हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आधुनिक कला की पूर्व पीठिका। हम कोई भी कला शुरू करने से पहले उसके पूर्व पीठिका के विषय में जान लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे आपको अगर हमारे बारे में जानना है तो हमसे पहले आपको हमारे पिताजी के विषय में जानना उचित होगा। तब उनके विषय में जानने के बाद तब आप जो है मुझ पर आइएगा, ठीक है। फिर आप हम पर आइएगा। कब? जब आप हमारे पिताजी के बारे में जानिएगा तब। यही चीज इसमें क्योंकि देखिए, अगर आप पूर्व की पीठ का जानते रहोगे तो एक कड़ी सी बनेगी और आप चीजों को समझते जाओगे। पता लगा कि आप सिर्फ पूर्व पीठ का जानते ही नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध होगा आपकी जानकारी के लिए। परीक्षा के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हानिकारक होगा। तो आप अगर हमसे जुड़े हैं तो ये मेरा उत्तरदायित्व है कि हम आपको पूर्व पीठिका से लेकर के आधुनिक के जो भी मार्ग प्रशस्त होते हैं, जो भी मार्ग में परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तनों से हम आपको रूबरू कराऊं। ये हमारा उत्तरदायित्व है और मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता चल रहा हूं। तो देखिए, सहज प्रवृत्ति के कलाकारों ने सहज प्रवृत्ति के कलाकारों ने अपनी इन्होंने एक भूमिका बनाई। कला के लिए कला, ठीक है। इन कलाकारों ने अपनी एक भूमिका बनाई कि कला के लिए कला। इसमें क्या है कि 16वीं सदी में कब? 16वीं सदी में यानी कि 1516 में। अब बताइए 1516 किसके जीवन का एक मध्यकाल है? तो बहुत कलाकार हैं, लेकिन हम सीधे अपने पॉइंट पर आएंगे कि यहाँ पर एक विंची साहब थे जिनको लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है। तो इटली के ये प्रसिद्ध कलाकार थे, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इटली के प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। तो इटली के जो राजा थे उन्होंने विंची जी को बुलवाया और इनकी कला से बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए? बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। किसके? लियोनार्डो दा विंची की कला से बहुत प्रभावित हुए। अब आधुनिक से ये तो हो गई हमारी 16वीं सदी की बात। अब हम करते हैं अपनी 18वीं सदी की बात। कब? 18वीं सदी, ठीक है। एक मिनट, मैं डोर बंद कर लूं। देखिए, अब 18वीं सदी, तो 18वीं सदी जब आया तो 18वीं सदी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये चीज आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे से ये चीज आप जानते हैं। जब 18वीं सदी की कला शुरू हुई तो यहाँ पर 18वीं की सदी की कला 3 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? ये अपने 3 भागों में बढ़ती है। जो पहला आपका हो गया नव शास्त्रीयवाद, ठीक है, या इसी को शास्त्रीयवाद भी कहते हैं क्योंकि ये इसी का भाग है। दूसरा है रोमांसवाद, ठीक है। क्या है? रोमांसवाद। और तीसरा है यथार्थवाद। इन तीनों का अध्ययन हम लोगों ने 18वीं सदी की कला के अंतर्गत किया था। अब आधुनिक कला की जो पूर्व पीठिका है, यहाँ के कलाकारों ने कला के लिए कला जो शब्द कहा था, अब यहीं से आप पढ़े होंगे बारोक कला और रोकोको कला। पढ़े थे बारोक कला और रोकोको कला। इसका समय काल क्या है? तो ये भी है आपकी 18वीं सदी की कला।
अब यहाँ के कलाकार कौन, देखिए बारोक कला और रोकोको कला की चर्चा हो रही है। इसी में से ये जो रोकोको कला है, यहाँ के कलाकार थे वात्तो, बुसेर और फ्रोगोनार्ड। कहीं के फ्रोगोनार्ड है और कहीं के फ्रोगोनार है, ठीक है। तो ये जब कलाकार थे तो इन लोगों ने इसका निर्वाह तो किया, लेकिन इसके साथ ही साथ इनकी एक पीठिका बनी। यहाँ क्या होता था कि यहाँ पर लोग यथार्थता पर जीवन देते थे, यथार्थता को सब कुछ मानते थे। लेकिन इसके बाद जो पूर्वकालिक पीठिका में हम लोग जब आधुनिकता की तरफ जाते हैं तो इस समय जो है इन लोगों ने यथार्थ जैसा कुछ भी नहीं था, सामाजिक जैसा कुछ भी नहीं था। इन लोगों की कला जो है ये इनकी कला प्रभाव पर जो है प्रशस्त होने लगी। अब प्रभाव क्या है, किस प्रभाव की बात हम लोग कर रहे हैं, ये चीज जान लेना कहीं न कहीं बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो जब देखिए प्रभाववाद से ही आधुनिक कला की शुरुआत माना जाता है, यहां तक ठीक है। अब ये प्रभाववादी जो कलाकार थे, ठीक है, ये प्रभाववादी जो कलाकार थे, इन लोगों ने कहा ये लोग समय के एक एक क्षण पर ध्यान देते थे। नहीं समझे? ये लोग बहुत बिजी रहते थे, बहुत व्यस्त रहते थे। ये लोग जो है ना, ये लोग क्षण प्रति क्षण पर काम किए। क्या? क्षण प्रति क्षण पर काम किया। अब क्षण प्रति क्षण क्या है? क्षण प्रति क्षण का मतलब है जैसे यहाँ 1 मिनट 2 3 4 5, ये लोग अपना समय अब ये जान लीजिए कि जैसे कलाकार हैं, ठीक है, तो ये लोग इतना बिजी लोग थे कि मान लो जैसे ये पेन खुला हुआ है, ठीक है, तो ये लोग पेन बंद करके नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग ये सोचते थे भाई जब तक हम पेन को खोलेंगे फिर लिखेंगे, तब तक ये खोलने जितना जो एक क्षण का समय मेरा जा रहा है, ये क्षण तुरंत जो है बच जाए। अब जैसे मैं इसे जो है इसे बंद किया हूँ, आपको बता रहा हूँ, फिर उसका मुझे कुछ लिखना है तो पहले मैं एक क्षण के लिए इसे खोलूंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा। तो यही चीज था इनका, ये अपना एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहते थे। अब सोचो जो कलाकार एक क्षण अपना एक कीप खोलने में, एक ये कलम है इसकी कीप खोलने में, टोपी खोलने में जब इतना समय सोचता है भाई मेरा इतना समय लग रहा है, तो वो कितना अमूल्य होगा। ये सोचिए क्या ये कलाकार जो है ऐसे निकाल के, मान लो ये लाल रंग है और ये पीला रंग है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कलाकार लाल पीला रंग मिला के ऐसे ऐसे मिलाएंगे, मिक्स करके, तब ये कहीं पर किसी आकृति को रूप देंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अरे भाई जब ये क्षण प्रति क्षण पर काम किए हैं तो ये इतना अपना समय कैसे गंवा सकते हैं? नहीं गंवा सकते ना। तो जो प्रभाववाद के कलाकार थे, कौन? ये जो प्रभाववाद के कलाकार थे, ठीक, किसके? प्रभाववाद। ये प्रभाववाद के कलाकार प्रत्यक्ष रंग को लगाते थे। अब प्रत्यक्ष का मतलब ये भी हो सकता है कि देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि ये कीप है, ठीक है, मान लो ये रंग का कीप है और ये ब्रश है हमारा, ऐसे तुरंत लगाते थे। ये नहीं करते थे लाल यहाँ से ले ले, थोड़ा सा यहाँ से जो है पीला ले ले, नारंगी बन गया, अब हम यहाँ पर लगाए, नहीं, ये लाल का काम है तुरंत लाल,
पीला का काम है तुरंत पीला, नीला का काम है तुरंत नीला, तुरंत लगाते थे। और ये तो इनकी क्षणिक चीजें थी। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है। देखिए प्रभाववाद, प्रभाववाद की विशेषता क्या रहा है कि ये जो कलाकार थे ना, अगर मान लो सूर्य की ये सूर्य है, ठीक है, मान लो भाई ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो ये कोई जो है वस्तु है और ये सूर्य है, तो सिंपल सी बात है इसकी जो छाया बनेगी वो यहीं पर इसकी छाया बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी ना, ऐसे ही छाया। तो ये यहाँ रहेगा तब ऐसे ऐसे छाया बनेगा। मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ऐसे इसकी छाया यहाँ पर बना। तो और ये काम पूरा नहीं हुआ, क्या मान लो ये काम यहीं तक हुआ, तो कल कलाकार काम अपना बंद कर देंगे और कल मान लो जैसे ये 12 बजे का सीन है, ठीक है, 12 बजे, तो जब कल पुनः 12 बजेगा और इसकी परछाई यहीं पर पहुंचेगी, तब ये आगे के काम शुरू करेंगे। यही है क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण की, क्षण प्रतिक्षण की तलाश। आप इसे क्षण प्रतिक्षण की तलाश कह सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरी यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन इसकी यहाँ पर छाया बन रहा है, बन रहा है, हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो कल जब यहीं पर देखिए एक मेरी छाया यहाँ तक है ना, तो कल जब ऐसे ही प्रकाश पड़ेगा और मेरी छाया यहीं पड़ेगी, तभी इसमें आगे कार्य किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ पूर्व पीठिकाएं थी आधुनिक कला का, और आधुनिक कला जो है प्रभाववाद से माना जाता है। किससे? प्रभाववाद से। तो ये रहा कुछ प्रभाववाद से संबंधित मानी जाती है। तो यही था आपकी पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका में हमने देखा कि यहाँ के जो कलाकार थे, ये कला के लिए कला नामक जो है इनको ध्येय जाता है, क्या ध्येय मानते थे। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जब हम पढ़ रहे थे 16वीं सदी की कला में लियोनार्डो विंची को इटली के एक जो है राजा ने बुलाया और उनके कार्यों से बहुत प्रसिद्ध हुए, फिर बहुत प्रभावित हुए। ये इटली के प्रसिद्ध कलाकार थे लियोनार्डो विंची, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद 18वीं सदी में इस तीन कला का जन्म होता है और तीनों कलाएं जब चलती हैं तो यहीं से जो है आधुनिक कला का सूत्रपात होता है। यहीं से आधुनिक कला जो है शुरुआत होती है। तो जब यही शुरुआत होती, देखिए एक कोई भी चीज, ये मान लो एक ये है, मान लो ये कोई है और ये है, तो इसके बीच में जब ये मान लो कला कोई बंद होने वाली है और ये कला शुरू होने वाली है, तो इन दोनों के मध्य में कुछ अंतर होगा। इन दोनों के मध्य में क्या बारीकियां थी, यही चीज समझ लेना जो है पूर्व पीठिका कहलाता है। क्या पूर्व पीठिका कहलाता है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब अगला वीडियो आपको मिलेगा टोटल प्रभाववाद पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।